Welcome to lecture number 4 of the chapter cash flow statement. क्वेश्चन नंबर 15 हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कंसेप्ट हम कल कर चुके हैं जिसमें मैंने मेजॉरिटी सभी पॉइंट्स डाल दिए थे मैक्सिमम. नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्कशीट एंड वी हैव 3 क्वेश्चंस 15, 16, 17 और यही 3 क्वेश्चंस हो पाएंगे आज. इफ टाइम लेफ्ट लेट्स विल स्टार्ट द इन्वेस्टिंग टू. Question number 15th. From the following information, calculate cash flow from financing activities. 1 marker or 3 marker question it is, the smaller one. Particulars. Details, amount, rupees. इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख से 10 लाख हो रही है. इक्विटी शेयर बढ़ रहे हैं मतलब हमने शेयर्स इशू किए हैं, मतलब पैसे आ रहे हैं. Issue of equity share capital 1 lakh. Cash is coming in 1 lakh. Security premium reserve. Security premium reserve बढ़ रहा है मतलब ये वाले शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं. प्रीमियम मतलब प्रॉफिट पे इशू किए हैं. 1 लाख के शेयर 10,000 के प्रॉफिट पे इशू किए तो 1,10,000 कैश आया होगा. इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000. %12 डिबेंचर्स कम हो रहे हैं. 1,50,000 से 1 लाख हो रहे हैं. ईयर्स देखिए 19 पहले 18 बाद में है. डिबेंचर्स कम हो रहे हैं मतलब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं मतलब पैसे जा रहे हैं. रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर्स रिडीम हो रही है? 50,000 से 50,000 इज गोइंग आउट. नाउ डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देना जरूरी है. कुछ नहीं गिवन तो 1,50,000 का 12%, 1,50,000 का 12% इज 18,000. बट क्वेश्चन में 18,000 ही गिवन है तो वो ही लिखेंगे. अगर कुछ नहीं गिवन तो ओपनिंग पे डेट गिवन है या अमाउंट गिवन है तो वो कंसीडर कर लेंगे. डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया, पैसे जा रहे हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 18,000 कैश इज गोइंग आउट. प्रेफरेंस शेयर्स तो क्वेश्चन में है नहीं. इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं देंगे. क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो नहीं देंगे बिकॉज इट इज अ चॉइस फॉर अ कंपनी एंड द कंपनी हैज नॉट पेड इट. दिस इज योर आंसर. 1,10,000 minus 68 I guess 48,000. No, 42. So 1 lakh plus 10,000 minus 50,000 minus 80,000 is 42,000. Positive cash inflow from
financing activities. This is the answer of 15th part. Moving to 16th. Moving to 16th. From the following extracts of balance sheet of AX Limited, calculate cash flow from financing activities. Particulars. Details. Amount. Amount in rupees. First we have is equity share capital. इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है. इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है मतलब शेयर्स इशू किए, पैसे आ रहे हैं. इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 525, 1,25,000, 1,25,000. 10% preference share capital, 10% preference share capital 4 लाख, 5 लाख 50 से 4 लाख. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख से कम हो रही है मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कितने रिडीम हुए हैं 1,50,000. कुछ नहीं लिखा शेयर प्रीमियम पे इशू हुए हैं कि प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं, अभी तक कुछ मेंशन नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से 225, एसपीआर बढ़ रहा है मतलब शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए होंगे. Increase in SPR. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बढ़ना मतलब कैश आना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स और शेयर्स 1,25,000. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. मतलब 1,25,000 के शेयर 1,25,000 के प्रीमियम पे इशू कर दिए. 10 का शेयर 10 का प्रीमियम, 100% प्रॉफिट पे. 12% डिबेंचर्स, 3 लाख के डिबेंचर्स 4 लाख हो रहे हैं मतलब डिबेंचर्स इशू किए हैं, पैसे आ रहे हैं. इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स. कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 लाख. नाउ ये जो एसपीआर बढ़ रहा है वो हो सकता है शेयर्स पर आया हो सकता है डिबेंचर्स पर आया हो. आप देख सकते हैं इस साल हमने शेयर्स भी इशू किए और डिबेंचर्स भी इशू किए. वी हैव इशूड शेयर्स, वी हैव इशूड डिबेंचर्स. तो ये जो प्रीमियम है ये शेयर्स पर भी हो सकता है, डिबेंचर्स पे भी हो सकता है, बट पैसे आए हैं हमें ये पता है. 2,25,000 के शेयर्स और डिबेंचर इशू किए जिस पे 1,25,000 का प्रीमियम आया और 1.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए. इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 19. क्या फर्क पड़ता है, शेयर्स जब मर्जी इशू किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेट चाहिए डिबेंचर्स की, शेयर्स की नहीं. शेयर्स जब मर्जी इशू किए हो, डिविडेंड तो 1 साल लेट पे होता है, पिछले साल का डिविडेंड इस साल का डिविडेंड अगले साल. तो जब मर्जी शेयर्स इशू करो, हार्डली मैटर्स. फर्क पड़ता है डिबेंचर्स की डेट पर क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, उस पर इंटरेस्ट हमें मंथ्स के हिसाब से देना होगा. तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है उसको हमें कुछ भी नहीं करना. सेकेंड,
इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 15%। इंटरिम डिविडेंड पे किया किस पर? इक्विटी शेयर्स पर। अगर अकेला इंटरिम डिविडेंड लिखा होता तो हम दोनों पर मानते, प्रेफरेंस और इक्विटी भी। यहां पे लिखे इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पर पे किया 15%। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी, नाउ द पॉइंट इज 15% ऑफ व्हाट? 15% किसका? 15% ओपनिंग का। पिछले साल पर इस साल डिविडेंड, इस साल पर अगले साल डिविडेंड। तो 15% ऑफ 4 लाख। अगर कोई क्वेश्चन में डेट मेंशन हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड की अगर इक्विटी शेयर्स की डेट कोई भी फर्क इवन हो, हमें देना ओपनिंग पर ही है। तभी मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट को बोला इग्नोर करेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए। 60,000 का इक्विटी डिविडेंड दे दिया हमने। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च। क्या फर्क पड़ता है कब रिडीम हो रहे हैं, है तो शेयर्स ही ना। तो उस पर जो डिविडेंड पे करना है वो तो ओपनिंग पर ही पे होगा, तो ये डेट भी इग्नोर ही होगी क्योंकि शेयर्स पर है। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। हाउ मच इज रिडम्पशन? 1.5 लाख। इसके ऊपर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, how much is premium on redemption? 5%. 5% of 1,50,000, 7,500। कहने का मतलब है 1.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए 5% के प्रीमियम पे 7,500 पर, तो हमें पेमेंट करनी पड़ी 157,500। प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसका लॉजिक क्या है मैं समझा रहा हूं। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई यूज नहीं है। ये जो मैं अमाउंट बोलने वाला हूं, प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये जो लाइन लिखी है इसका एज सच कोई यूज नहीं है, बट इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने जब प्रीमियम पे किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो इसकी जर्नल एंट्री ये बनी होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक। दिस इज द एंट्री, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक। क्लियर? और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ किया हमने P&L से, एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। What is the journal entry of salary paid? Salary to cash. What is the journal entry for salary paid? Salary to cash. फिर हम सैलरी को ट्रांसफर करते हैं P&L में, P&L टू सैलरी। What is the journal entry for wages paid? Wages to cash. फिर wages एक नॉमिनल अकाउंट है, कहाँ ट्रांसफर करते हैं? P&L। एंट्री बनेगी P&L टू wages। बिल्कुल उसी तरीके से जब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे किया तो एंट्री बनी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू बैंक। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये है इसका लॉजिक जो क्वेश्चन में गिवन है, प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। पर किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन में यूज होगी? नहीं यूज होगी। मूविंग टू 12% debentures of face value 1 lakh were issued on 1st January 19.
जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 1 जनवरी को इशू किए हैं। ये देखिए डिबेंचर्स इशू किए 1 लाख। कौन सी डेट को इशू किए हैं? 1 जनवरी। सो डेट गिवन है, तो जो डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे वो डेट वाइज पे करेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इनकी कॉस्ट पे होगी। डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट पे होता है वो होता है चार्ज, पे करना ही पड़ेगा। कितना पे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर ये डेट ना गिवन होती तो हम ओपनिंग पर पे करते। अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की डेट ना गिवन होती कि डिबेंचर्स कब इशू या कब रिडीम किए हैं, तो ओपनिंग पर पे करते। अभी के लिए हम पे करेंगे 3 लाख का 12%। अगर क्वेश्चन में कुछ ना गिवन होगा, अभी गिवन है तो हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 लाख का 12% फॉर 9 months प्लस 4 लाख का 12% फॉर 3 months। पहले हमारे डिबेंचर्स थे 3 लाख, जिस पर 12% ब्याज पे होगा 9 महीने के लिए। 9 महीने क्यों? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर हमने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, वो बन गए 4 लाख। तो 4 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट पे होगा, और वो 3 महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं, 3 लाख पर फुल ईयर का लगा दो, 1 लाख पर 3 months का लगा दो, आंसर सेम आएगा। 3 लाख का 12% पूरे साल के लिए प्लस 1 लाख का 12% 3 महीने के लिए, वो वही कैलकुलेशन आएगी जो हम अब करने जा रहे हैं। 3 लाख का 12% फॉर 9 months and 4 lakh का 12% for 3 months. The total is 39,000. Interest on debentures, we have paid 39,000. Working note. क्लियर एवरीवन? अब डिविडेंड तब देना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो, नहीं तो नहीं देंगे। इस क्वेश्चन में इक्विटी का डिविडेंड दिया हुआ है, चेक कीजिए, पर इक्विटी का डिविडेंड तभी देंगे जब प्रेफरेंस का डिविडेंड दिया होगा, और प्रेफरेंस हमने अभी तक दिया नहीं। ये देखिए, हमने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, वो दे दिया, डिविडेंड देना ऑप्शनल है, बट क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी को डिविडेंड दो। इक्विटी को डिविडेंड दिया नहीं जा सकता जब तक प्रेफरेंस को नहीं देंगे, तो प्रेफरेंस को डिविडेंड देना कंपलसरी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितना? वही कंटीजेंट लायबिलिटी के हिसाब से ओपनिंग 5,50,000 का 10%। आप प्रेफरेंस शेयर का नाम देख सकते हैं, 10% है, और ओपनिंग पे लगेगा 5,50,000 पर। सो 5,50,000 का 10% इज 55,000। And why we have paid this 55,000? Give a note. Preference dividend is paid prior to equity dividend, तभी तो उसका नाम प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी डिविडेंड से पहले पे होता है, फुल स्टॉप। Question asks us to pay
equity dividend, full stop. Hence preference dividend should also be paid. इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना जरूरी है. द नेट आंसर इज 1,25,000 माइनस 1.5 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 7,500 माइनस 39,000 माइनस 55,000 इज 38,500 और ये आउटर कॉलम में जाएगा और ये पॉजिटिव है तो आंसर रहेगा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. परफेक्ट. स्पीड अप 1 मिनट कंप्लीट कीजिए सब. क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कीजिए. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का वर्किंग नोट है और प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए नोट है. Thirty more seconds. Okay, moving to question number 17. Question number 17. XYZ Limited provided the following information. Calculate net cash flow from financing activities. Particulars, details, amount. इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है 10 लाख से 12 लाख. इक्विटी शेयर बढ़ गए, पैसे आ रहे हैं. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैश इज कमिंग इन. How much? 2 lakh. डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं 1 लाख से डिबेंचर्स बढ़ गए. ये भी नोट मत कीजिएगा, कटिंग करनी पड़ेगी. समझा रहा हूं मैं आगे क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है. डिबेंचर्स बढ़ गए 1 लाख से 2 लाख. इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स, पैसे आ रहे हैं 1 लाख प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 19,000. अगर ये ना गिवन होते तो हम 1 लाख पर 12% 12,000 पे करते. तो ये 19,000 कैसे आए? जो डिबेंचर्स इशू किए वो किसी डेट को किए होंगे तो कैलकुलेशंस आ गई. कुछ लेट या जल्दी इशू किए होंगे. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स गिवन है तो वही लेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कैश इज गोइंग आउट माइनस dividend paid 50,000, cash is going out minus
थर्ड पॉइंट स्टार, ये क्वेश्चन इस पॉइंट के लिए करवाया जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशो 5:1। हमने 5:1 में शेयर्स इशू किए हैं फ्री में। जिसके पास 5 शेयर हैं उसको 1 शेयर फ्री में मिला, बोनस है। जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 2 शेयर फ्री में मिले। जिसके पास 50 शेयर्स हैं उनको 10 शेयर्स फ्री में मिले। जिसके पास 500 शेयर्स हैं उसको 100 शेयर्स फ्री में मिले। 5:1। वर्किंग नोट, इसका मतलब ये 2 लाख में से कुछ फ्री शेयर्स हैं। हमने इस 2 लाख में से कुछ शेयर्स फ्री में दिए हैं। कितने? लेट्स सी। एक्चुअल शेयर्स, बोनस शेयर्स, 5 के बदले में 1 शेयर बोनस। और मेरे पास पहले शेयर्स थे 10 लाख। 10 लाख पे X शेयर बोनस। 5 में 1 लाख 1 का बोनस, 10 लाख में X का बोनस। $2 लाख, मतलब हमने 2 लाख के शेयर्स बोनस में इशू किए हैं और ये सारे के सारे शेयर बोनस में ही हैं। 5 पे 1 बोनस, 10 लाख पे X बोनस, तो 10 लाख पे 2 लाख का बोनस आ रहा है। और कितने शेयर्स इशू किए? 2 लाख ही तो किए, तो बोनस हो गया। अच्छा, अगर ये 2,20,000 होता कि हमने 2,20,000 के बोनस शेयर्स इशू किए, हमने 2,20,000 के शेयर इशू किए, उसमें से 2 लाख बोनस है, तो यहां 20 आ जाता। शेयर कैपिटल है 10 लाख से 12 लाख। इज्यूम करो शेयर कैपिटल होती 10 लाख से 12.5 लाख। शेयर कैपिटल होती 10 लाख से 12.5 लाख। तो कितने शेयर इशू किए? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 2 लाख बोनस है, तो यहां आ जाता 50,000। गॉट इट? 10 लाख से 12.5 लाख, मतलब 2.5 लाख के शेयर बोनस में टोटल इशू किए। 2.5 लाख में से 2 लाख बोनस हो गया, तो बच गया 50 जो विदाउट बोनस है। इस क्वेश्चन में ये नहीं आएगा क्योंकि सारे शेयर्स बोनस में ही गए हैं। हम ऐसे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में टोटल इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। इस साल टोटल हमने कितने शेयर्स इशू किए? 2 लाख। उसमें से बोनस में से कितने हैं? सारे के सारे 2 लाख। और कैश में कितने हैं? कुछ भी नहीं, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। गॉट इट? दिस इज योर आंसर। आगे क्वेश्चन में लिखे बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व। व्हाट इज कैपिटलाइजिंग द रिजर्व? हमने जो ये फ्री में शेयर दिए हैं, ये खर्चा जो हुआ है वो जर्नल रिजर्व से लिया है, कैपिटल रिजर्व से लिया है, P&L से नहीं लिया। जैसे जो पिछला क्वेश्चन था हमने देखा था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन P&L से ली थी। इसमें जो बोनस का खर्चा हुआ है वो हमने रिजर्व से लिया है, IFR या WCR। So the net answer is 1 lakh minus 19,000 minus 50,000, 31,000. Cash inflow from financing activities. That's it. This completes our financing activities. Complete कर लीजिए आंसर। Because we do have time in this lecture, we'll be starting the operating investing activities as such in this lecture only. Okay, now heading दे दीजिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम कंसीडर करते हैं, जैसे आपको लेक्चर 1 और 2 में एक्सप्लेन किया है,
Non-current assets, fixed, tangible, intangible, and sometimes the current investments if these are not marketable securities. इसको समझाने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स में अकाउंट्स बनाने होते हैं. I repeat, we need to make some accounts while doing the investing activities. Asset account, non-current asset account. तो अभी लेक्चर 4 में मैं उसके एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूं. जो फॉर्मेट होगा वो हम लेक्चर 5 में ही शुरू करेंगे. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जस्ट राइट डाउन द एग्जांपल. Write down the example. Machinery, 31st March 2021, 31st March 2022. हमारे पास मशीनरी है. पहले मशीनरी थी 1 लाख, फिर मशीनरी है 80,000. पहले 1 लाख की मशीनरी थी, अब 80,000 की है. और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग रुपी ड्यूरिंग द ईयर machinery costing rupee 40,000, on which depreciation is charged rupee 10,000, has been sold at a profit of rupee 5,000. और सेकंड पॉइंट गिवन है इसमें, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड during the year is rupee 30,000 से 28,000. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. अच्छा, पेपर में ऐसा ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आएगा मशीनरी अकाउंट बनाओ, ये तो +1 का क्वेश्चन है लेजर का या डेप्रिसिएशन का कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओ. ये मैं इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेक्चर 5 में शुरू करेंगे कि वो किस तरीके से बनता है. मशीनरी अकाउंट, दिस इज सोल्यूशन. मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी हमारा एसेट है तो उसका बैलेंस होता है डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. साल शुरू होने पर मेरे पास मशीनरी 1 लाख की थी और साल खत्म होने पर मेरी मशीनरी है 80,000 की. बाय बैलेंस कैरी डाउन. सो साल शुरू होने पर मशीनरी है 1 लाख, साल खत्म होने पर मशीनरी है 80,000. यस. ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 40 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10 हैज बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5. 40,000 की मशीन जिस पे डेप्रिसिएशन लगी हुई है 10, तो वो रह गई 30 की. इसे कहते हैं बीवी,
बुक वैल्यू, उसे 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा, 30,000 की चीज को 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमने बेचा 35,000 में सेल। 40,000 की मशीन, 10 की डेप्रिसिएशन 30, 5 का प्रॉफिट 35। बाय कैश सेल 35 टू P&L प्रॉफिट 5। ये +1 में हमने किया हुआ है लेजर, या डेप्रिसिएशन में भी किया हमने। ये वाली डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आएगी क्योंकि ये डेप्रिसिएशन पहले से चार्ज हो चुकी है। आई रिपीट, ये 10,000 की डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं आएगी क्योंकि ये डेप्रिसिएशन पहले से ही चार्ज हो चुकी है। Depreciation charged during the year 28 by depreciation. प्रॉफिट होता है तो इधर आएगा, लॉस होता है तो इधर आएगा। नाउ ध्यान दीजिएगा, ये डेप्रिसिएशन वो है जो पूरे साल पे चार्ज हुई है। ये डेप्रिसिएशन वो है जो पूरे साल पे चार्ज हुई है, मतलब पूरे साल जो हमने मशीनरी यूज की है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगी है। और ये डेप्रिसिएशन वो है जो मशीन हमने बेची है उस पर चार्ज हुई है। देखिए मेरे पास 30 चेयर्स हैं, मैंने एक चेयर बेच दी, जो चेयर बेच दी उसकी डेप्रिसिएशन ये है। 29 चेयर जो मेरे पास अभी हैं, जो हमने यूज की इस साल, और एक चेयर जितने मंथ्स के लिए यूज की, उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो ये है। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, ये है डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑन द एसेट विच इज डिस्पोज्ड ऑफ। लेट्स क्लोज द मशीनरी अकाउंट। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। इस साइड का टोटल, नाउ लेट्स क्लोज द अकाउंट। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड is 1,05,000 and credit side is 1,43,000. So 1,05,000 is debit side, 1,43,000 credit side. The difference is 38,000. That too on the debit side. Two cash purchases, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 38,000 की मशीनरी खरीदी है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 38,000 की मशीन खरीदी है। राइट? तो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे, लेक्चर नंबर 5 में शुरू करेंगे, तो सेल ऑफ मशीनरी पैसे आ रहे हैं प्लस परचेज ऑफ मशीनरी पैसे जा रहे हैं माइनस। सेल ऑफ मशीनरी पैसे आ रहे हैं प्लस परचेज ऑफ मशीनरी पैसे जा रहे हैं माइनस। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अभी शुरू नहीं हुई है, बट मैंने आपको एक हिंट दे दी है। आपको इसके अंदर एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, लाइक दिस। बीइंग ओपनिंग बैलेंस विल कम हेयर, क्लोजिंग बैलेंस विल कम हेयर। 40,000 की मशीन जिस पे 10,000 की डेप्रिसिएशन लगी हुई है रहेगी 30, उसको 5 के प्रॉफिट पे बेचा, 35 का बेचा, तो 35 का बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट। ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी यहां पर क्योंकि ये एसेट तो हम बेच चुके हैं। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो चार्ज की है वो 28 है। बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रहा है तो वो परचेजेज होंगी। नोट कीजिए, फिर इसके नीचे मैं आपको हिंट देता हूँ, नोट्स लिखवाता हूँ कुछ। क्वेश्चन में लिखा था मशीनरी अकाउंट बनाओ, बना दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अभी पेंडिंग है। 1 मिनट कंप्लीट द मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कंप्लीट कीजिए 1 मिनट।
30 more seconds. ओके, नाउ नोट नंबर 1, इसी में नोट नंबर 1 लिखिए. If there is loss on sale of fixed asset, if there is loss on sale of fixed asset, then it will be recorded on the credit side of the asset account. Then it will be recorded on the credit side of the asset account. Full stop. अच्छा, मैंने कैश लिखा है, बैंक में लिख सकते हैं. कंपनीज वैसे बैंक में ट्रांजेक्शंस डालती हैं, कैश में नहीं. बट वी हैव रिटन कैश. कैश एंड बैंक इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. नंबर 2, नोट नंबर 2. It is important to note that tangible assets are depreciated. Tangible assets are depreciated and intangible assets are amortized. Tangible assets are depreciated and intangible assets are amortized. मतलब मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन, फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन, फिक्सचर है तो डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स है तो अमोर्टाइजेशन, गुडविल है तो अमोर्टाइजेशन, सॉफ्टवेयर्स हैं तो अमोर्टाइजेशन. सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन टेंजेबल एसेट्स, वेयर एज अमोर्टाइजेशन इज चार्ज ऑन intangible assets. That is, intangible assets are amortized. Note number 3, 2 more notes to go. Note number 3. It is important to note that depreciation is not charged on land and investments. It is important to note that depreciation is not charged on land and investments. मतलब अगर मैं लैंड अकाउंट बना रहा हूं तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी. कहने का मतलब अगर बैलेंस उस तरफ आ रहा है तो हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे, बट लैंड और इन्वेस्टमेंट्स के केस में डेप्रिसिएशन नहीं होगी. क्लियर? लास्ट नोट. The above example shows machinery account when provision for depreciation is not maintained by the company. The above example shows machinery account when provision for depreciation account is not maintained by the company. +1 में हमने किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड. अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो मशीनरी अकाउंट ऐसे बनेगा. बट अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में रखूंगा, लिखिए. इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, if provision for depreciation account is maintained, then refer following example. तो हम अगला एग्जाम्पल फॉलो करेंगे. यही क्वेश्चन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा करवाऊंगा, पर इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाएगा. क्लियर? सो व्हाट आर द नोट्स? लॉस है तो इस तरफ, टेंजेबल एसेट है तो डेप्रिसिएशन, इनटेंजेबल एसेट है तो अमोर्टाइजेशन, लैंड और इन्वेस्टमेंट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी,
और मशीनरी है तो ऐसे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल. This completes our lecture number 4. We'll be starting the investing activities from lecture number 5. Bye bye, take care, God bless.